Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज हम बात करने वाले हैं 12th ऑफ नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है, जैसे कि गोल्ड। अगर आप गोल्ड देते हैं बैंक में तो आपको बैंक बदले में लोन देती है। मतलब आप गोल्ड को एज अ कोलेट्रल इस्तेमाल कर सकते हो बैंक में। लेकिन यहाँ पर आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया है जो कि 1 अप्रैल 2026 से इफेक्ट में आएगा। सर्कुलर अभी नोटिस अभी भेजा है आरबीआई ने, जो कि इफेक्ट कब होगा 1 अप्रैल 2026 से, जिसमें लिखा है कि अब सिल्वर को भी आप एज अ कोलेट्रल बैंक में दे सकते हो और बदले में बैंक आपको लोन देगी। तो वो लोन की वैल्यू क्या रहेगी, वो सारी बातें आज के वीडियो में हमें डिस्कस करनी है। इसके अलावा आज हम कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में, सन टेम्पल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हम बात करने वाले हैं रेड फोर्ट के बारे में। लाल किला सुर्खियों में क्यों है, आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा धमाका या ब्लास्ट आपको देखने को मिला था लाल किला के पास। तो उस पर हमें चर्चा करनी है। इसके अलावा हमारे देश में जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, अलग अलग राज्यों में मेट्रो चल रही है और ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं हैं, तो यहाँ पर मोबिलिटी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। उन अवार्ड्स को हमें बात करनी है। फिर इसरो के चेयरमैन ने फाइनली डेट बता दी है और कहा है कि 2030 तक हम मंगलयान 2 को लॉन्च करेंगे। तो मंगलयान 2 में क्या क्या होगा, कौन सी विशेषताएं होंगी, कौन से पेलोड इस्तेमाल किए जाएंगे, वो बातें आज हमें डिस्कस करनी है। तो मैंने आपको ओवरऑल एक ओवरव्यू दे दिया है कि आज के सेशन में हमें क्या क्या बातें करनी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। 12 नवंबर के हमारे करंट अफेयर्स जो आने वाले हर एक वनडे एग्जाम को कवर करते हैं। चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर अभी तक आपने अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर नहीं किया है तो बिल्कुल शेयर कर देंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे अगर पहली बार चैनल पे आ रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक और अपडेट दिया था, 1 सेकेंड। हाँ जी, इसके बाद मैंने आपको एक और अपडेट दिया था। वो अपडेट क्या था कि आज हम यहाँ पर जुलाई से लेकर अक्टूबर मंथ तक की जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जुलाई से अक्टूबर तक की 4 महीने की लगभग जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स आई हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आए हैं, वो देख लेंगे, क्योंकि वो आपके रेलवे एग्जाम में भी आएगा, आपके इंटरव्यू में भी आएगा, बैंकिंग में भी आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लें आज का सेशन। हाँ, और आज क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन है कि आप लोग आंसर ही नहीं करते। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। अगर आप आंसर करोगे तो ही क्वेश्चन ऑफ द डे आएगा। आज नहीं दिया है मैंने जान के, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं 12 नवंबर मतलब आज के दिन के बारे में। और आज हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड निमोनिया डे। आज कौन सा दिन है, वर्ल्ड निमोनिया डे है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जब जैसे गीले कपड़े में हैं, उनको ठंड लग गई है तो बहुत जल्दी उनको निमोनिया हो जाता है। अगर प्रॉपर सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिला है, सर्दी खांसी हो गई है, तो बच्चों को निमोनिया हो जाता है। इसलिए वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है, जिससे लोगों को अवेयरनेस दिलाई जा सके कि प्रॉपर वैक्सीनेशन कराना है, बच्चों को सही समय पर दवाइयाँ देनी है, उनके हाइजीन को मेंटेन करना है। इसकी थीम क्या है, चाइल्ड सर्वाइवल। कई सारे बच्चों की जान चली जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ निमोनिया। ठीक है, तो चाइल्ड सर्वाइवल इसकी थीम आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अब एक छोटी सी कंट्री के बारे में बात करते हैं जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। यहाँ पर देखो, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये हॉर्न मतलब एक सींग के तरह निकला हुआ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर जो कंट्री है उसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्री कहते हैं, जिसमें एक कंट्री है इथोपिया। दिखाई दे रही है इथोपिया सभी को। कॉप 32 की जो मीटिंग होगी, कॉप 32 की जो मीटिंग होगी 2027 में, इसको होस्ट करेगा इथोपिया। अभी हमें पता है कॉप 30 की मीटिंग चल रही है, और कॉप 30 की मीटिंग कौन होस्ट कर रहा है, ब्राजील। तो कॉप 32 की मीटिंग कौन होस्ट करेगा 2027 में, इथोपिया। सो इथोपिया इज सेट टू बी ऑफिशियली कंफर्म्ड एज अ होस्ट ऑफ कॉप 32 इन 2027। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज की जो मीटिंग होगी, कॉप या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो मीटिंग होगी 2027 में होगी, वो इथोपिया के द्वारा होस्ट की जाएगी। और ये पहला ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जो कॉप की मीटिंग को होस्ट कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपकमिंग एग्जाम के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। कॉप 32 की जो मीटिंग है वो किस कंट्री के द्वारा होस्ट की जाएगी, आंसर हो जाएगा इथोपिया। कॉप 30 की मीटिंग कौन होस्ट कर रहा है, आंसर है ब्राजील। और कॉप 31 को होस्ट कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें इथोपिया के बारे में, तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। इसकी कैपिटल अदिस अबाबा आपको देखने को मिलती है। इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, साउथ सुडान और सूडान इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस लेक है, लेक ताना, जो कि सोर्स मानी जाती है ब्लू नाइल की। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। यहाँ से ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का स्टैटिक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वाटर शेड महोत्सव के बारे में। वाटर शेड महोत्सव नाम से समझ में आ रहा है, हमें क्या करना है, वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। हमें लोगों को कनेक्ट करना है, लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ वाटर कंजर्वेशन पे, वाटर रिस्टोर करने पे, सॉइल की जो क्वालिटी डिग्रेड हो रही है उसे रिस्टोर करने में, मतलब प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट के लिए वाटर शेड महोत्सव की शुरुआत की जा रही है 11 नवंबर से। कहाँ पर की जा रही है, गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा वाटर शेड महोत्सव की शुरुआत की गई है गुंटूर, आंध्र प्रदेश में 11 नवंबर में। इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका पर्पस है पब्लिक पार्टिसिपेशन से सॉइल कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट करना। नेक्स्ट बात करेंगे दिल्ली के लाल किले के बारे में, रेड फोर्ट के बारे में। रिसेंटली हमने देखा यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ था जिससे कई सारे लोगों की जान भी चली गई और बहुत सारे लोगों को बहुत ही सीवियर इंजरी भी हुई है। तो अगर हम बात करते हैं रेड फोर्ट के बारे में, तो लगभग 200 साल पहले मुगल एम्परर यहाँ पर रहा करते थे। तो शाहजहां ने 1639 में, शाहजहां के द्वारा 1639 में रेड फोर्ट का या लाल किले का निर्माण कराया गया था, जो कि 1648 में कंप्लीट हो गया था। और इसके बाद ही आगरा से शाहजहानाबाद या फिर दिल्ली कैपिटल ट्रांसफर की गई थी मुगलों की। इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। ठीक है, इसकी डिजाइन किसने तैयार की है, तो उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा दिल्ली के लाल किले की डिजाइन को तैयार करने का काम किया गया है। हम सभी को ये भी पता है कि 1739 1739 में नादिर शाह का हमला होता है। याद है नादिर शाह जो कोहिनूर हीरा ले जाता है, मयूर सिंहासन लेकर जाता है। याद है ना, शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनाया था जिसके ऊपर वो बैठता था और उसमें कोहिनूर हीरा लगा था। जब नादिर शाह अटैक करता है दिल्ली में, तो वो कोहिनूर हीरा लेके चला जाता है। तो 1739 में नादिर शाह का हमला होता है। ठीक है, 1857 का जब रिवॉल्ट होता है, तो उस समय बहादुर शाह जफर यहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं और बाद में ब्रिटिशर्स के द्वारा इसको कैप्चर कर लिया जाता है। इंडियन नेशनल आर्मी का ट्रायल भी 1945-46 में यहीं पर हुआ था। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल फ्लैग को लाहौरी गेट से फ्लैग करने का काम, होस्ट करने का काम किया था और 2007 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। तो ये स्टैटिक पॉइंट है, आप इसे पढ़ सकते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उसके बाद आप जाएंगे पेड नोट्स में, तो पेड नोट्स में आपको ये सभी मैगजीन्स मिल जाएंगी। ठीक है, हमारी जो बैंकिंग करंट अफेयर्स मैगजीन है, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन है, मंथली टॉप 300 एमसीक्यू और वन लाइनर की जो मैगजीन है, ये सभी आपको पेड नोट्स वाले सेगमेंट में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर हमारी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, जब भी दिवाली के बाद ठंड की शुरुआत होती है, विंटर का सीजन आता है और दिल्ली में एक समस्या खड़ी हो जाती है, वो है पोल्यूशन। ठीक है, वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 400 450 तक पहुंच जाता है। फाइनली फिर से वैसा ही हुआ है। दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्टेज 3 ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की शुरुआत की है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि 400 के पार निकल चुका है, सीवियर कैटेगरी में आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन को बीट करने के लिए, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान तैयार किया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जिससे एनसीआर के एरिया में हम एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। ये जो एक्शन प्लान है इसको इम्प्लीमेंट करेगा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, और इसके लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसका कोऑर्डिनेट करेगा।
इस एक्शन प्लान को 2017 में तैयार किया गया था। इस एक्शन प्लान के अंदर क्या होता है कि जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल्स को बंद कर दिया जाता है, जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं उनको बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करना शुरू कर दिया जाता है, जिससे व्हीकल्स का इस्तेमाल कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हो, है ना। इस तरीके के काम इस एक्शन प्लान के अंदर किए जाते हैं। अब जो एयर क्वालिटी लेवल है वो गुड है, सीवियर है, वेरी पुअर है, तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? इससे स्टेज 1 का मतलब है 200 से 300 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स है, मतलब पुअर कैटेगरी में है। स्टेज 2 का मतलब वेरी पुअर, 300 से 400 के बीच में। अब दिल्ली स्टेज 3 में है, सीवियर कैटेगरी में, 400 से 450 के बीच में। और जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के ऊपर निकल जाता है तो वो सीवियर प्लस कैटेगरी मतलब स्टेज 4 हो जाता है। दिल्ली अभी स्टेज 3 सीवियर कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रूल्स। अब 2014 में जो हमने अमेंड किए थे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रूल, 2014 की जो कानून था उसको वापस से हमने अमेंड किया है, ठीक है। पहली बार 1994 का कानून था, फिर 2014 में अमेंड किया, और 2014 के कानून को वापस से 2025 में अमेंड किया है, जिससे जो ऑर्गन लोग डोनेट करते हैं, टिश्यू जो डोनेट करते हैं, ठीक है, उनकी जो मतलब विंडो है उसको और भी ज़्यादा ईजी किया गया है। तो यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रूल 2014 को अमेंड करते हुए 2025 के कानून को लाया गया है। इससे जो कॉर्निया होता है, हमारे आंखों में जो कॉर्निया होता है, जो ऊपर की ये जो लेयर होती है ना, इसको कॉर्निया कहते हैं। तो ये जो कॉर्निया डोनेट होता है आंखों में, आप सभी को पता होना चाहिए, ये साइंस का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि आंखों का कौन सा हिस्सा डोनेट किया जाता है आई डोनेशन में, तो कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। तो ये जो कॉर्निया डोनेशन के जो नियम है, जो ट्रांसप्लांटेशन नियम है, उसको थोड़ा सा और इजी किया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग डोनेट करें, और जो अंधे लोग हैं, जो ब्लाइंडनेस के शिकार हैं, उनको हम रोशनी दे सकें। टू बूस्ट कॉर्निया डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन सर्विसेज, और अप्रूवल प्रोसेस को इजी करने के लिए, ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस इस अमेंडमेंट के अंदर किए गए हैं, जिसमें बोला है कि अब जब हम कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करते हैं तो ट्रांसप्लांटेशन सेंटर पे जो क्लिनिकल स्पेक्शुलर है उनकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। कॉर्निया एक डोम शेप्ड आउटर लेयर होता है हमारी आंख में, ठीक है, जो हमें डस्ट से, माइक्रोब से बचाने का काम करता है। और इसमें 6 लेयर होती हैं, तो आप उन 6 लेयर के नाम पढ़ लीजिए अगर आप रेलवे और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। बैंकिंग के बच्चों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे और एसएससी वाले ये जो 6 लेयर हैं हमारी कॉर्निया की, इसको एक बार आप रीड कर लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जी सॉरी ना, ऑफिस से मैसेजेस आ जाते हैं तो थोड़ा उसको देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट CAR-19 के बारे में। देखिएगा हमारे शरीर में जो ब्लड सेल होती हैं, ठीक है, हमारे शरीर में जो ब्लड सेल होती हैं, वाइट ब्लड सेल जो होती हैं, उसमें एक टी सेल भी पाई जाती है, ठीक है। तो अगर जो कोई कैंसर की बीमारी किसी को हुई है, किसी को ल्यूकेमिया हुआ है, ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर, तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड में कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा। अगर वो जो इन्फेक्टेड सेल हैं हम उनका पता लगा लें और उनको डिस्ट्रॉय कर लें, तो हम ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर कैंसर का इलाज कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ल्यूकेमिया का मतलब क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है, मतलब ब्लड में कोई ना कोई सेल आपकी इन्फेक्ट हो गई है। अगर हम उस सेल को आइडेंटिफाई कर लें और डिस्ट्रॉय कर लें तो हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी डिज़ाइन की है जिसका नाम है नेक्स्ट CAR-19। इसमें क्या करेंगे, हमारी जो टी सेल होती हैं,
हम टी सेल को ब्लड में पाई जाती हैं, उन टी सेल को बाहर निकालेंगे। शरीर से ब्लड से बाहर निकाला, अब उन टी सेल्स को क्या करेंगे, हम मॉडिफाई करेंगे। इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे कि जो ब्लड में इन्फेक्टेड सेल है वो उनको आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय कर सके, और मॉडिफाई करने के बाद वापस से ब्लड में इंसर्ट कर देंगे। तो हमने टी सेल ब्लड से निकाली, उन टी सेल्स को मॉडिफाई किया और वापस से मॉडिफाई करके ब्लड में डाल दिया। अभी जो मॉडिफाइड टी सेल है ये क्या करेंगी, ये जो ब्लड में इन्फेक्टेड सेल है उनको आइडेंटिफाई करके उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगी। ठीक है। तो पीएम मोदी ने नेक्स्ट CAR-19, इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डेवलप CAR टी सेल थेरेपी को इनॉग्रेट किया है, इनको लॉन्च किया है, जो कि ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर के इलाज में हमें फायदा देगा। इसे तैयार करने का काम इम्यूनो एसीटी, IIT बॉम्बे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने किया है, जिनका सहयोग किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट CAR-19 क्या है ये आपको समझ में आया। ये भारत की पहली इंडिजीनियसली डेवलप कार टी सेल CAR टी सेल थेरेपी है, जो कि कैंसर के इलाज के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो टी सेल होती हैं ये मॉडिफाइड होती हैं और आसानी से जो कैंसर सेल है उनको आइडेंटिफाई करने में और डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल होती है। इसकी प्रोसेस क्या होती है, पहले हम कलेक्शन करते हैं टी सेल का पेशेंट की बॉडी से, उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं और वापस से जो टारगेटेड सेल्स हैं उनके पास छोड़ देते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में ये हमारे स्टैटिक पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। जो बातें मैंने मेंशन की हैं वो बातें यहाँ पर वन लाइनर के फॉर्मेट में लिखी हुई हैं, तो पढ़ने में आसानी हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं 11th एडिशन मित्र शक्ति एक्सरसाइज के बारे में। हम सभी को पता है कि ये जो एक्सरसाइज मित्र शक्ति है, तो मित्र कौन हो गया, श्रीलंका पड़ोसी। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होने वाली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति आपको देखने को मिलेगी, और ये 11th एडिशन है, जो कि बेलगावी कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा। बेलगावी कर्नाटका में ये एक्सरसाइज हो रही है। इंडियन आर्मी और श्रीलंकन आर्मी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इंडियन आर्मी की तरफ से राजपुताना रेजिमेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आपसे लोकेशन पूछी जाती है, एडिशन पूछा जाता है, और किनके बीच में ये एक्सरसाइज हो रही है ये आपसे पूछी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइगर सेंसस के बारे में। अब फाइनली यहाँ पे रोड मैप तैयार हो चुका है कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन किया जाएगा 2026 में। लास्ट टाइम 2024 में टाइगर सेंसस हुई थी, जिसमें पता लगा था कि हमारे देश में 3682 टाइगर्स हैं। ठीक है। पूरे वर्ल्ड का 75% टाइगर का पॉपुलेशन भारत में आपको देखने को मिला था। तो 2022 में लास्ट सेंसस हुई थी टाइगर्स की, 3682 टाइगर थे। और अब 2026 में वापस से ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन या सर्वे किया जा रहा है। इसका रोड मैप तैयार किया गया है। 3 फेज में ये टाइगर सेंसस होगी। पहला फेज क्या होगा, पहला फेज होगा ग्राउंड वर्क ऑफ ट्रैकिंग एंड ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट गार्ड होंगे, फॉरेस्ट गार्ड सिंपली जो फॉरेस्ट का एरिया है जहाँ पर टाइगर की क्रॉसिंग होती रहती है, टाइगर जहाँ से गुजरते रहते हैं, ठीक है, तो जो टाइगर रेंज है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं, वहाँ पर क्या करेंगे, डेली 15 किलोमीटर का आपको यहाँ पे मतलब 3 दिन तक ये काम होना है, और 15 किलोमीटर की आपको वॉक करनी है अपने एरिया में, जहाँ पे लगातार पग मार्क्स देखे जाते हैं, टाइगर्स का वॉक होता है, या फिर आपके इंटरसेक्ट पॉइंट्स होते हैं, तो वहां पर इनको क्या करना है, एक गश्ती लगानी है, मतलब फॉरेस्ट गार्ड को वॉकिंग करनी है और सर्वे करके हमें डेटा देना है। ये पहला फेज है। दूसरे फेज में क्या किया जाएगा, सैटेलाइट से ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून जो है, वो सैटेलाइट से फॉरेस्ट को कवर करेगा, जो वाटर रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन इंक्रोचमेंट एरिया है, फॉरेस्ट कवर करेगा और टाइगर्स के बारे में आइडेंटिफाई करेगा, उनके जो कॉरिडोर्स हैं उनको देखेगा। उसके बाद थर्ड फेज में क्या किया जाएगा, 40,000 से ज्यादा जो कैमराज हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे, जो टाइगर आइडेंटिफाई जोन है। और इस तरीके से लगभग मतलब बहुत बड़े एरिया में लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का सर्वे करके टाइगर की पॉपुलेशन एस्टिमेट की जाएगी। तो 3 फेज में ये आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं इसरो के बारे में। इसरो अनाउंस टू लैंड मंगलयान 2 ऑन मार्स बाय द ईयर 2030। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है कि हम 2030 तक मंगलयान 2 को लॉन्च कर देंगे। जैसे कि मंगलयान 1 था, मतलब जो पहला हमारा मॉम मिशन था, मार्स ऑर्बिटल मिशन, जिसको हम मॉम मिशन कहते हैं, जिसमें मूवी भी बनी हुई है ना, तो मंगलयान मिशन को हमने 2013 में लॉन्च किया था। लेकिन ये क्या था, केवल और केवल एक ऑर्बिटल मिशन था।
ऑर्बिटल मिशन था, मतलब ये जो मंगल ग्रह का ऑर्बिट है उसमें इसने चक्कर लगाया, वहां से जो भी पिक्चर्स इसको मिली, पिक्चर्स को कलेक्ट करके इसने हमें भेजा। ठीक है, लेकिन अब हमारा जो मंगलयान 2 है वो आपका ऑर्बिटल प्लस लैंडर मिशन है, मतलब रोवर जो है वो लैंड करेगा मंगल ग्रह की सरफेस पे। तो ऑब्जेक्टिव मंगलयान 2 का क्या होगा कि सरफेस ऑफ मार्स को स्टडी करना, वहाँ के एनवायरनमेंट को स्टडी करना। और इसरो के जो चेयरमैन है डीवी नारायण, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि 2030 तक हम मंगलयान 2 को लॉन्च कर देंगे रेड प्लेनेट पे, मंगल ग्रह पे। इसमें 4 पेलोड होंगे, मतलब मिशन के 4 पार्ट होंगे। पहला है मार्स ऑर्बिटल डस्ट एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, फिर आरओ एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, एनर्जेटिक आयन स्पेक्ट्रोमीटर, और आपका यहाँ पे LPEEX लैंगम्यूर प्रो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो ये 4 आपके पेलोड्स यहाँ पर भेजे जाएंगे जो कि मार्स ग्रह के एटमॉस्फेयर, वहाँ की जो सॉइल है, एनवायरनमेंट है, डस्ट है, उसकी स्टडी करेगा। मंगलयान को 5 नवंबर 2013 में हमने लॉन्च किया था, जिसको हम मॉम मिशन के नाम से जानते हैं। और भारत पहली एशियन कंट्री थी जिसने एक बार में मंगल ग्रह पे अपने मिशन को पहुंचा दिया था। ये 7 इयर्स का मिशन था, इसने 2022 तक काम किया और मार्स के एटमॉस्फेयर की स्टडी करने का काम किया। इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था यूजिंग द PSLV C-25 रॉकेट। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए मंगलयान को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था, तो आंसर हो जाएगा PSLV C-25 की मदद से मंगलयान को हमने लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 अवार्ड्स। देखिएगा, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, इनके द्वारा अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था और ये 18वां एडिशन था। बात समझ में आई? तो 18th एडिशन अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। ऑर्गेनाइज कहाँ पर किया गया था? हरियाणा में, गुरुग्राम में। और यहाँ पर अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए 8 अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है, जिनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस रही हैं अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, अलग अलग राज्यों को ये अवार्ड दिए गए हैं। इसके साथ साथ घोषणा भी की है कि जो अगला अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस होगा वो भुवनेश्वर में होगा 2026 में, जो कि 19th एडिशन होगा। ये अनाउंसमेंट भी यहाँ पर कर दी गई है। तो अभी 18वां एडिशन कहाँ हुआ? गुरुग्राम हरियाणा में। और 19वां एडिशन कहाँ पर होगा? भुवनेश्वर में होगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब क्या अवार्ड दिए गए हैं? तो बेस्ट सिटी विथ बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चेन्नई है। ठीक है, फिर कमेंडेशन में के मामले में जो हुबली धारवाड़ BRTS कंपनी लिमिटेड है, जो यहाँ वहां पर लोकल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती, उनको अवार्ड मिला है। सिटी विथ बेस्ट नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम उदयपुर। स्पेशल मेंशन है त्रिशूर स्टेट मिशन मैनेजमेंट। सिटी विथ मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म पिंपरी चिटवाड़ को मिला है। सिटी विद द बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव हैदराबाद तेलंगाना रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो क्या हमको सब याद करना है? एक बार सब कुछ पढ़ना है, लेकिन याद करना है आपको पहला वाला और छठवा वाला। सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चेन्नई। सिटी विद बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव तो हैदराबाद तेलंगाना रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। फिर कमेंडेशन में आपका कोची मेट्रो भी है और चेन्नई मेट्रो भी है। मेट्रो रेल विद द बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन चेन्नई मेट्रो। मेट्रो रेल विद द बेस्ट पैसेंजर सर्विस दिल्ली मेट्रो। तो आपको 9 नंबर वाला याद करना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आया है। ठीक है, बेस्ट पैसेंजर सर्विस सेटिस्फेक्शन दिल्ली मेट्रो। ठीक है, ये जो पूरा 3 दिन का इवेंट था, इसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, इसके अलावा गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी में अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमारे राज्यों को भी ट्रॉफी मिली है। जैसे कोलकाता को मिला है वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि कोलकाता का है, ये विनर है। इसके अलावा दूसरा विनर है मैसूर कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। स्पेशल मेंशन है भुवनेश्वर का, और स्पेशल अवार्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम मिजोरम को दिया है। इनको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एम सर्किल लॉन्च किया है टू प्रमोट वीमेन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट। अब यहाँ पर आज के समय में बहुत सारी महिलाएं हैं जो अलग अलग सेक्टर में नौकरियां कर रही हैं। अब वो नौकरियां कर रही हैं तो उनके भी सेविंग अकाउंट्स होते होंगे।
ठीक है, वो भी अपना लाइफ इंश्योरेंस वगैरह कवर कराती होंगी, ठीक है, या फिर उनको भी अपने स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है, राइट। तो वीमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए, महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर में भागीदारी या फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है एम सर्कल। एम का मतलब है यहाँ पर मनी, मोटिवेशन एंड मॉडर्निटी, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट मिलेगा जिससे सेविंग हैबिट, इन्वेस्टमेंट हो सके, और लोन प्रोजेक्ट को भी सैंक्शन किया जाएगा स्पेशली महिलाओं के लिए। हेल्थ चेकअप प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, कई सारे ऑफर्स, हॉस्पिटल के ऑफर्स यहाँ पर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से एम सर्कल केवल महिलाओं के लिए लॉन्च किया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यू 2025 गाइडलाइन अलाउ लोन्स अगेंस्ट सिल्वर अलोंगसाइड गोल्ड। तो अभी तक हम गोल्ड को एज अ कोलेट्रल रख के लोन ले सकते थे बैंक से। अब आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर कोलेट्रल डायरेक्शन 2025 को लेकर आया है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से इफेक्ट में आएगा। इसमें गोल्ड के साथ साथ सिल्वर को भी आप एज अ कोलेट्रल रख सकते हैं और उसके बदले में आप लोन ले सकते हैं। और ये लोन कौन देगा, कमर्शियल बैंक देंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपके जो आरआरबीज हैं, अर्बन एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स और एनबीएफसी आपको सिल्वर के बदले भी लोन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स है अप टू 10 kg, और सिल्वर के अगर आपके पास कॉइन है तो अप टू 500 ग्राम्स तक के आप कॉइन्स को एज अ कोलेट्रल रख सकते हैं, कहाँ पर, बैंक्स में। और यहाँ पे जो लोन टू वैल्यू रेशियो होगा, मतलब जितना आपने सिल्वर रखा है उसके रिस्पेक्ट में आपको कितना पैसा मिलेगा। तो सिल्वर की वैल्यू क्या है और कितना आपको लोन चाहिए, उसका रेशियो तो 75 से 85% रहेगा, ठीक है। 70, जैसे कि 1 लाख रुपए का लोन चाहिए है आपको फॉर एग्जाम्पल, और आपने चांदी रखवाई है, तो डिपेंड करता है आपकी लोन साइज 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए, उसके अकॉर्डिंगली 75 to 85%, मतलब 75,000 से 85,000 रुपए तक का आपको लोन मिलेगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है, लोन टू वैल्यू रेशियो 75 to 85% होगा, ठीक है। इतनी चीजें बोली हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिल्वर बुलियन है, जैसे कि सिल्वर बार है, ब्रिक्स है, या सिल्वर बैक्ड फाइनेंशियल असेट है, आपने कोई म्यूचुअल फंड लेके रखा हुआ है, तो उनके बिहाफ में आपको लोन नहीं मिलेगा। साफ साफ मेंशन किया है, आपकी जो ज्वेलरी है अप टू 10 kgs और सिल्वर कॉइन अप टू 500 ग्राम्स ही आपको लोन यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। और गोल्ड की लिमिट 1 kg फॉर गोल्ड ऑर्नामेंट्स के लिए और 50 ग्राम फॉर गोल्ड कॉइन्स, आप यहाँ पे गोल्ड लोन ले सकते हैं, ठीक है। ये बात मेंशन की गई है। लोन टू वैल्यू आपका है जो यहाँ पे लोन टू वैल्यू जो रेशियो है वो 2.5 लाख रुपीस के लिए 85% तक, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 80% तक, और 5 लाख के ऊपर 75% तक आपको लोन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने लोन लिया था और लोन का अमाउंट वापस कर दिया है, तो जहाँ भी बैंक से मैंने लोन लिया था वो 1 हफ्ते के अंदर मेरे सारे ऑर्नामेंट, सारी ज्वेलरीज रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये बात यहाँ पर मेंशन है कि 1 हफ्ते का समय है आपके पास और आप अपने हमारे ज्वेलरी रिटर्न कर दो अगर मैंने आपको पैसा दे दिया है। लेकिन अगर डिफॉल्ट कर दिया है, मैंने पैसा चुकाया ही नहीं है, डेडलाइन खत्म हो चुकी है, तो उस केस में क्या करेंगे, 1 महीने का नोटिस मिलेगा। अगर आपने पैसे नहीं चुकाए तो आपके जो भी ऑर्नामेंट्स है उनकी नीलामी कर दी जाएगी, उनको बेच दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पर है। हम सभी को पता है ये टेम्पल आपको उड़ीसा राज्य में देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो यहाँ पे नाता मंडप था उड़ीसा में, ये जो सूर्य टेम्पल है, अलग अलग मंडपम होते हैं ना, तो नाता जो मंडप था उसको टूरिस्ट के लिए क्लोज कर दिया है, ठीक है। इसलिए आपको ये न्यूज में देखने को मिल रहा है। भगवान सूर्य को डेडिकेटेड आपको कोणार्क सन टेम्पल देखने को मिल जाएगा। और नरसिम्हा वन ने इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन करवाया था, जो कि गंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, गंग वंश से थे, और यूनेस्को हेरिटेज साइट इसे बनाया गया है 1984 में, ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली हमने देखा कि क्वाड कंट्रीज के द्वारा एक्सरसाइज मालाबार आपको देखने को मिलेगी। इसमें किस इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया, तो आंसर हो जाएगा आईएनएस सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, which state has become the first Indian state to launch large scale genome sequencing project focus on tribal community। तो ट्राइबल कम्युनिटी जो है, राज्य की जितनी भी ट्राइबल्स हैं, उनका जीनोम सिक्वेंसिंग करने के लिए इनिशिएटिव लिया, और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ट्राइबल प्राइड ईयर डिक्लेयर किया गया है। नवंबर 2025 में गुजरात ने 2025 को ट्राइबल प्राइड ईयर डिक्लेयर किया है।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्राइबल प्राइड ईयर 2025 को किसने डिक्लेयर किया है, तो गुजरात राज्य ने किया है। ठीक है, क्योंकि इस साल हम 150वीं बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं बिरसा मुंडा जी की। ठीक है, जिसको हम जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। गुजरात राज्य पहला राज्य है जिसने लार्ज स्केल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जो कि फोकस करेगा ट्राइबल कम्युनिटी में। ट्राइबल कम्युनिटी में आपने देखा है सिकल सेल एनीमिया होता है, थैलेसीमिया होता है, कई प्रकार की डिफिशियंसीज होती हैं। तो जीनोम सीक्वेंसिंग से हम पता लगा सकेंगे और फिर उसके इलाज के लिए काम कर सकेंगे, इसलिए ये पूरा काम किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अबाउट गुजरात, चीफ मिनिस्टर, कैपिटल, गवर्नर, नेशनल पार्क, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैटर क्लियर हुआ? तो ये थे आज के हमारे कंप्लीट करेंट अफेयर्स। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं हमारी आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? हमारी आंखों में नेचुरली कौन सा लेंस पाया जाता है? कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है? ठीक है, या सिलेंड्रिकल लेंस होता है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।